हाँ जी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं जैसे जैसे आप मेरे को जानते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बड़बड़ बढ़ेंगी, क्योंकि जब तक घुलेंगे मिलेंगे नहीं तब तक सवाल नहीं पूछेंगे, और जब तक आप सवाल नहीं पूछते हो तब तक आप सीख नहीं पाओगे बेटा। तो सवाल पूछना जरूरी है यहां तक। अब चलिए शुरुआत करते हैं वापस। किधर गई है भैया तू? हाँ, टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्स के टाइप्स होते हैं दो। पहला होता है सर डायरेक्ट, और दूसरा होता है सर इनडायरेक्ट। अब इनके नाम लिखे हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। और जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। इनको डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट लोगों से लेती है, ठीक है भैया। जिसकी वो इलेक्ट्रॉनिक नॉइस आ रहा है बंद कर दीजिए प्लीज। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली लोग गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मैंने पिछले बार कमाया कुछ 20 लाख रुपए, उस पर मेरे को टैक्स भरना पड़ा, समझ लो 4,12,500, ठीक है ना। 20 लाख रुपए कमाया मैंने, मेरे को टैक्स भरना पड़ा इनकम टैक्स, उस पर 4,12,500। कैसे आया अभी मत पूछना, ये कल बताऊंगा आपको। ये 4,12,500 मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया है। मैंने ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया है, और इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है इंसान। इंसान का शब्द है इंसान, अभी मैंने जनरल में बोला, लीगली इसको असेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेसी, असेसी बोलते हैं। और ये असेसी अभी कोई काम का नहीं है, बट अभी आपको इससे रूबरू करवा दिया है। जब ये शब्द आएगा तब आपको नया नया नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो असेसी गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है, बराबर। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं पे करते, हम गवर्नमेंट को किसी के थ्रू पे करते हैं, किसी के थ्रू पे करते हैं। अरे समझ रहे हो? गुड। जैसे ये क्या है मुन्ना? पेंसिल है, ये एप्पल पेंसिल है। पेन दिख रहा है, ठीक है। इसको एप्पल वाले पेंसिल बोलते हैं। ये देख भाई डब्बा, एप्पल पेंसिल बोलते हैं इसको, देख दिख रहा है तेरे को क्लियर में? इसको पेंसिल बोलते हैं, ठीक है यार। पेन है, पेंसिल है, अपने क्या करना। लेखन बोलो, खड़ू बोलो, मेरे को क्या है, चौक बोलो, है ना। तो सर जिसकी जैसी श्रद्धा उसका वैसा नाम, ठीक है। ये पेंसिल मैंने लिया था 7,800 का, ठीक है। प्लस इस पे लगा था 18% का जीएसटी। तो जो भी अमाउंट होता है, मान के चल लो, अपन मान लेते कुछ एक्स अमाउंट था, ये का जीएसटी का ये अमाउंट था। तो ये पेंसिल मैंने लिया था यूनिकॉर्न वालों से। यूनिकॉर्न वाले मतलब वो जो एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं, वो स्टोर का नाम यूनिकॉर्न होता है। तो मैंने क्या किया, अभी समझो बात को ध्यान से, ठीक है, फिर समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिक है, ये जीएसटी में भी काम आएगा। तो मैं गया यूनिकॉर्न, मेरे को ये पेंसिल खरीदना था, मैं यूनिकॉर्न गया, उन्होंने बोला कि 7,800 प्लस 18% का टैक्स। तो ये 7,800 तो पेंसिल का वैल्यू है, 7,800 प्लस 18% जीएसटी। ये 7,800 क्या है मुन्ना? वैल्यू ऑफ गुड्स। ये पेंसिल एक गुड्स है, बराबर। ये मेरे को किसने दिया? एप्पल ने दिया है।
ये एप्पल ने दिया है, तो 7,800 रुपए किसके हो गए? एप्पल वाले के हो गए, क्योंकि उसने मेरे को गुड्स दिया है, बराबर। और ये जो 18% का अमाउंट है ना, ये अमाउंट मैंने किसको दिया? गवर्नमेंट को थोड़ी दिया रे भाई, मैंने एप्पल वाले को दिया है। मैंने वो एप्पल वाले जो जहां से मैंने लिया ना पेंसिल, वो उसको दिया। अब ये एप्पल वाले को बोलता हूं मैं थोड़े अच्छे शब्दों में, क्या मैं इसको सप्लायर बोल सकता हूं? Yes, sir. क्योंकि उसने मेरे को गुड सप्लाई किए ना। अरे हाउ कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो 18% का जीएसटी है, ये अमाउंट मैंने दिया किसको? सप्लायर को। और सप्लायर क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को देगा। मेरा शेर, शाबाश। ये जो गुड्स है ना, उस पे का जो जीएसटी है, ये सप्लायर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ऐसा आपने मेरे को बताया, अब अपन इसको थोड़ा सा प्रोसेस वाइज लिखते हैं। प्रणव चांडक गया, प्रणव चांडक गया दुकान पर, सप्लायर ने प्रणव चांडक को दिए गुड्स, बराबर। और प्रणव चांडक ने सप्लायर को क्या दिया? 7,800 प्लस 18% का जीएसटी। कितना होता है ये 18% जीएसटी? कितना होता है बेटा? नहीं नहीं, सिर्फ 1,404 ठीक है। कितना ये टोटल कितना हो गया? 9,204, बराबर। अब ये 9,204 को दो पार्ट में मैं सेग्रीगेट करता हूं। एक तो 7,800 और दूसरा 1,404 रुपए पेड टू सप्लायर, पेड टू सप्लायर, ठीक है ना। हाँ, अब ये 7,800 क्या है बेटा? वैल्यू है ऑफ गुड्स, गुड्स का वैल्यू है। और ये 1,404 रुपए क्या है? ये जीएसटी है। और ये भी मैंने तो यूनिकॉर्न वाले को पूरे के पूरे पे किया, जिसमें से 7,800 उसको अपने पास रखने जेब के अंदर, और ये 1,404 रुपए जो है ना, ये उसको पे करना है। सप्लायर विल पे दिस अमाउंट टू गवर्नमेंट। अब बताओ सीन क्या हुआ? एक्चुअल में ये टैक्स किसका था? एक्चुअल में ये टैक्स मैंने पे किया है। नहीं 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 नहीं, अरे नलायक को रुको। अरे रुको रुको, अरे नहीं रे भाई, अब पिक्चर समझो। ये तो अपने को दिख रहा है, ये तो अपने को दिख रहा है। अब जब गवर्नमेंट बोलेगा ना, इसको गवर्नमेंट बोलता है कि जब कोई आदमी किसी इंसान को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो इसको टैक्स पे करना पड़ता, जो कि इसने पे किया। कितना? 1,404 रुपए। क्या बोल रहा हूं मैं? इसने क्या पे किया? जीएसटी ना। जीएसटी लगता काय पे है? सप्लाई पे। अब बताओ, सप्लाई मैंने उसको किया कि उसने मेरे को किया? उसने मेरे को। तो सप्लायर ने मेरे को सप्लाई पे किया, तो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी है? सप्लायर की है, गवर्नमेंट से। सप्लायर की लायबिलिटी बनती है कि सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा। सप्लायर बोलता, साला मैं अपने जेब से क्यों पे करूं? तो गवर्नमेंट उसको बोलती है, एक काम कर, तू जिसको बेच रहा उससे ले। समझ रहे हो बात को? तो अब मेरे हिसाब से, मेरे एंगल से सोचो, मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया। मैं तो यही बोल रहा है ना, लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोला। एक बच्चा है मेरे पास, बोले सर तुम्हारा क्या सेटअप के लिए कौन से पैसे लगते? मैंने बोला ए बावले, वो आईपैड फाईपैड छोड़ दे, ये जो पेंसिल है ना, इस पे मैंने 1,400 रुपए का टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। इस पे मैं तो यही बोलूंगा ना कि मैंने गवर्नमेंट को पे किया।
बट क्या मैंने गवर्नमेंट को पे किया? नहीं, मैंने सप्लायर को पे किया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया मेरे भी हाथ पे। क्या मैं इसको बोलूं कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है? गवर्नमेंट ने कलेक्ट तो मेरे से किया बट इनडायरेक्टली। ये कंसेप्ट है इनडायरेक्ट का, ये कंसेप्ट है इनडायरेक्ट का। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस को अब दूसरे एंगल से सोचो। ठीक है, गवर्नमेंट को जो पैसा मिला है, गवर्नमेंट ने क्या मेरे को बोला था कि प्रणव चांडक तू अगर कोई चीज खरीदेगा तो तेरे को टैक्स लगेगा? नहीं। गवर्नमेंट ने क्या बोला है जीएसटी के केस में? अगर कोई सप्लायर किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है तो उसको जीएसटी लेवी होगा। तो जीएसटी लेवी कहां पे हुआ? जीएसटी लेवी हुआ ये स्टेज पे, ये सप्लायर पे। इसने मेरे को सप्लाई किया था, बराबर। ये सप्लायर को गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना था। ये सप्लायर ने मेरे से लिया, मेरे से वसूल किया ना। तो क्या मैं ऐसा शब्द बोलूं कि ये जो सप्लायर पे बर्डन था टैक्स का, बर्डन ऑफ टैक्स जो था, वो ये भाई साहब ने मेरे को ट्रांसफर कर दिया? ऐसा मैं बोलूं तो आपके दिल को दुखेगा क्या? नहीं, सच बोल रहे। ये सप्लायर को देना था, सप्लायर ने मेरे से ले लिया, तो इसका जो बर्डन था वो इवेंचुअली पास ऑन हुआ नेक्स्ट बायर पे, बराबर। मैं इसका बर्डन किसी और पे ट्रांसफर करूं क्या? क्यों? सर, आप इसको यूज कर रहे हो। कंज्यूम करना मतलब खाना नहीं होता, यूज करना भी कंज्यूम में आता। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं ना, तो इसका बर्डन मेरे पे है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये फीचर है कि जो फाइनल कंज्यूमर होता है, जो एंड कंज्यूमर होता है, उस पे बर्डन आता। अब मान के चल लो कि अगर मेरा पढ़ाने का काम नहीं रहता था, मेरा भी कोई मोबाइल एक्सेसरीज का दुकान रहता था, तो मैं सप्लायर से लाता था और इसको मैं भी बेचता था, अरे हो ना। और अगर इसको मैं बेचता था तो मैं क्या करता था? मैं कुछ अमाउंट प्लस जीएसटी जिसको मैंने बेचा उससे लेता था। हाँ, तो जो आदमी इसको लास्ट में यूज करेगा उस पे बर्डन आता है। ये फीचर होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, बराबर। अब इनकम टैक्स में क्या होता है? बर्डन किस पे आता है? उसी पे। अरे मैंने इनकम टैक्स भरा, अब ये इनकम टैक्स मैं किसी और से वसूल कर सकता क्या? नहीं। तो अब ये हो गया पूरा का पूरा इनकम टैक्स का। एक और चीज जो होती है, ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, ये प्रोग्रेसिव होता है इन नेचर और ये होता है रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते रहता नहीं, स्लैब के हिसाब से लगता। मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स का रेट, उतना ज्यादा टैक्स मत बोलना, उतना ज्यादा रेट। जैसे आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर है तो आपको 30% से रेट लगेगा। आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको सिर्फ 5% का टैक्स रेट लगता है। आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में की जो इनकम है उस पर 20% का रेट लगता है। रेट्स ऑफ टैक्स मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा रेट ऑफ टैक्स, प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। मतलब मेरे को जो रेट से टैक्स लग रहा और अंबानी भाई को जो रेट से टैक्स लग रहा, दोनों सेम नहीं है। उसको ज्यादा लगता, क्यों? क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा कमाता ज्यादा भरता। क्लियर है? गुस्सा क्या? और ये जो रिग्रेसिव है ये क्या रहता? ये मारता पकड़ के कुछ भी बोलती क्या? हाँ, ये सबके लिए सेम है। देखो, ये एप्पल पेंसिल मैं लू, मेरे को भी 18% लगेगा, ठीक है।
अंबानी ले, उसको भी 18% लगेगा। भाई ये तो गलत है ना, उसके बाद ज्यादा पैसे उससे ज्यादा टैक्स लो। बोले नहीं, ये रिग्रेसिव है। मतलब क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम रेट ऑफ टैक्स विल बी फिक्स्ड फॉर एवरीवन। हर इंसान के लिए रेट ऑफ टैक्स सेम है। ठीक है, अरे सर हाउ कि नहीं? तो ये एग्जाम के लिए हो गया। अब मेरे को बताओ, लोगों के लिए कौन सा टैक्स अच्छा है? प्रोग्रेसिव अच्छा है या रिग्रेसिव अच्छा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं लोगों की। लोगों के लिए तो प्रोग्रेसिव अच्छा है। क्यों? जिसकी जितनी औकात उसको वो रेट से टैक्स लग रहा है ना। जिसकी जितनी औकात उसको वो रेट से टैक्स पे कर रहा है। इसको लोगों को दिक्कत नहीं। कोई आदमी है जो 1 करोड़ कमाता, वो बोलेगा लेना भाई मेरे से 30%, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट एक आधा मेरे जैसा गरीब आदमी रात 2-4 लाख रुपए कमा लेता, उसको कितनी दिक्कत है? अबे मजाक थोड़ी कर रहा है। अरे भाई क्या मजे ले रहा है? हाँ ले 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 ले, बस बस बस। अरे करोड़ों में नहीं सर, अभी अब्जों में जाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो सर लोगों के लिए प्रोग्रेसिव अच्छा है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो तो गवर्नमेंट को क्या करना? गवर्नमेंट को टैक्स आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। गवर्नमेंट बोलती रिग्रेसिव, हमको रिग्रेसिव होना, तेरी कितनी भी इनकम में फर्क नहीं पड़ता, हमको 18% से टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट के लिए फेवरेबल क्या है? रेवेन्यू का ऐसे ज्यादा आता, रेग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो फिर बच्चों का ये चीज पे आगे चल के जब ये बातें आप मेरी याद करोगे ना कि गवर्नमेंट के लिए तो रेग्रेसिव अच्छा है, फिर गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव सिस्टम लाई क्यों? तो बेटा गवर्नमेंट को जो चाहिए गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती ना। गवर्नमेंट बोलेंगी कि भैया इनकम टैक्स सबको 50% से लगा दो। लोग बोलेंगे एक काम कर लो, ले लो, जानी ले लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन रहता, गवर्नमेंट को भी अपोजिशन को जवाब देना पड़ता। लोग भूख हड़ताल कर लेंगे, बोले हम कोविड में खाना ही नहीं खाते। अब हाँ क्या करे, बराबर है बेटा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब देखते हैं क्या है। तो हाँ अब देखो क्या है, बकाबक पढ़ लेते। डेफिनेशन क्या है सर? इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली लगता है ये। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो किसी इंसान पे नहीं लगता है, ये गुड्स या सर्विसेज की प्राइजेस पे लगता है। ठीक है ना? ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट, जिससे टैक्स ले रहे हो और जिस पे इंपैक्ट हो रहा है वो सेम पर्सन पे रहता। जैसे इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स कलेक्ट भी मेरे से किया जा रहा है और उसका इंपैक्ट भी मेरे को ही हो रहा है। बट जीएसटी की जब मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सप्लायर से लेता है जीएसटी, बट उसका इंपैक्ट मेरे को हुआ। ये एप्पल पेंसिल जब लिया ना तो मैंने गवर्नमेंट को नहीं पे किया, गवर्नमेंट को तो सप्लायर ने पे किया। इंसिडेंस किस पे है? ऑन सप्लायर। टैक्स लग किसको रहा है? सप्लायर को, क्योंकि गुड्स वो सप्लाई कर रहा। इंपैक्ट किस पे हुआ? जेब किसकी खाली हुई? मेरी भाई 1404 रुपए मेरे जेब से गए। नहीं, इंसिडेंस मतलब टैक्स किस पे लेवी हुआ, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे एक्चुअल में वो टैक्स लगा है। नहीं लगना चाहिए था, नहीं गवर्नमेंट। अरे इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब लेवी किस पे हुआ टैक्स? गवर्नमेंट, ये पेंसिल मैंने खरीदा तो गवर्नमेंट ने मेरे को बोला क्या कि तुम पेंसिल खरीदोगे तो टैक्स लगेगा? नहीं, गवर्नमेंट ने सप्लायर को बोला कि अगर तू गुड्स सप्लाई करेगा तो टैक्स लगेगा। टैक्स का इंसिडेंस मेरे पे नहीं है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज नॉट ऑन द परचेस ऑफ दिस पेंसिल बट इट इज ऑन सप्लाई ऑफ दिस पेंसिल। तो इसका इंसिडेंस किस पे आया? सप्लायर पे। इंपैक्ट किस पे आया? मेरी छाती दुखी थी, 1404 रुपए दिए थे, आई शपथ। आप मानोगे नहीं बात भाई, दुखा था रे भाई, सही में इधर दुखा था, इधर टाके भी आए, शर्ट खोल के दिखा नहीं सकता, नहीं दिखा देता। लेविडॉन काय पे लगता था? इनकम और वेल्थ ऑफ द पर्सन। मेरी बीवी मारेंगी, ये तुम फालतू की बातें मत करो, मेरी बीवी बहुत मारती। ठीक है, प्राइजेस और सेल्स ऑफ द गुड्स। बर्डन किस पे होता है? देयर इज नो शिफ्टिंग। हाँ अभी शादी बराबर, देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। बर्डन शिफ्ट नहीं होता, मैं ही भरता हूं, मेरे पे ही बर्डन रहता। जीएसटी में या इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिक्वेंट बायर जो आगे लेता उस पर बर्डन शिफ्ट होता। बॉर्न बाय मतलब अल्टीमेट इंपैक्ट, इसको बॉर्न कौन करता?
यहां पे टैक्स पेयर बॉर्न करता, इधर फाइनल कंज्यूमर बॉर्न करता, ठीक है ना। कलेक्शन ईयरली बेसिस पे, इनकम टैक्स हर साल के साल लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस एट द टाइम ऑफ सेल और परचेस ऑफ गुड्स या सर्विसेज। एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स। दूसरा है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, ये सेक्शन 68 और सेक्शन 69 में पढ़ने वाले हैं हम, और इसका एग्जांपल जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक और एडिशनल चीज आप लिख लेना, नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर, उसका मीनिंग आपको समझ चुका होगा, रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना है, अरे कौन है वो लड़का? हाँ भाई, कौन गाना गा रहा है रे? अरे नहीं भाई, मैं तो आपके लिए गा रहा था भाई, मैं तो, मेरा तो हो गया, कार्यक्रम खत्म हो गया, अब अपन वो लीग से बाहर आ गए। हाँ जी, तो ऐसे गाने अपन बजाते रहेंगे, आप पढ़ते क्या बेटा? शर्मा गए। मैं शर्मा नहीं गया बे, शर्मा तो मेरा दोस्त शुभम है। हाँ जी, तो अभी सुनो, ये जो इनकम टैक्स लॉस था, मैंने आपको बताया था ना कि एक्ट बढ़ाए कि लॉ बढ़ाए, तो आपने मेरे को बताया था कि सर लॉ बढ़ाए, बराबर। तो ये इनकम टैक्स लॉ है, ये इनकम टैक्स लॉ, उसके कंपोनेंट्स जो है वो अंदर की चीजें थी। जैसे पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा था एनुअल फाइनेंस एक्ट, तीसरा था इनकम टैक्स रूल्स, चौथा था नोटिफिकेशंस, पांचवा था सर्कुलर्स, छठवां था केस लॉज, और सातवां था रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, बराबर। हाँ जी, तो ये सारी चीजें हो गई। अभी एक बार पढ़ लेते, देखो ये एग्जाम के अंदर आपको कोई नहीं पूछने वाला व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज, बट ये चीज आपको जानने पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे पूछने वाले आपसे, आप यकीन मानिए मेरी बात का, आपके बच्चे पूछेंगे पप्पा आप सीए हो, आप सीएस हो, आप सीए में हो, आपको ये भी नहीं आता, आप कैसे, जो भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन आप अपने बच्चे को कैसे बड़ा कर रहे हैं, तो वो जो बोलेंगे आप कैसे इंसान हो, आप कैसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो हाँ, अब सबसे पहला ये कंपोनेंट्स है इनकम टैक्स लॉ के। सबसे पहला कंपोनेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो सर ये कब आया? ये आया 1 अप्रैल 1962 को। अब बच्चे जो जनरली मेरे को सवाल पूछते, यहाँ 1961 लिखा है और ये 62 में क्यों आया, तो बेटा ये चीज आपको कल पता चलेंगी जब मैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। एक्ट के अंदर 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल्स है। कितने सेक्शंस है? 298 सेक्शंस और 14 शेड्यूल्स है। और याद रखना ये 14 को ऐसा 14 मत लिखना, ये 14 को ऐसा मत लिखना। देखो वो रोमन वोमन क्या रहता, उतनी इंग्लिश मेरे को आती नहीं, ये एक्स आई वी लिखना, ठीक है ना। ये ऐसा, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस 14, ठीक है। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? 298 सेक्शंस, 14 शेड्यूल्स, ठीक है। एक्ट के अंदर सब सेक्शंस है, क्लॉजेस है, सब क्लॉजेस है। सेक्शंस, किसी भी एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। ये तो क्या होते हैं? हाँ, क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं, प्रोविजो होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। रुक जा, आएगा सब। तो अब क्लॉज और दूसरा सब सेक्शन, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक सेक्शन के अंदर क्लॉज भी होते हैं और सब सेक्शंस भी होते हैं। तो आपको बहुत सारे बार देखो,
काफी बच्चे ऐसे हैं जो सब सेक्शन की जगह क्लॉज बोल देते या क्लॉज की जगह सब सेक्शन बोल देते। जैसे मान के चल लो 10(1) है, सेक्शन 10(1) है जो कि एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जम्प्ट करता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट है, बराबर। अब मैंने तो भाई मैं तो ऐसे ही बोलता सेक्शन 10(1), 10(2), 10(2A), 10(3), 10(4), 10(4A), 10(6), 10(7). अब ये 10(4) मतलब क्या या 10(1) मतलब क्या? तो मैं आपको बताता हूं ना, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1। हाँ, गलत बात। हाँ, अच्छा, सब सेक्शन नहीं तो क्लॉज 1। वाह वाह, बहुत बहुत विचार है बेटा मेरी। तो सर ये पता कैसे चलेगा? अरे रुको तो नलायक को, मेरे को बोलने तो दो। तो अरे भाई रुक जा, सेक्शन सब सेक्शन है या क्लॉज है मेरे को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो क्लॉज 1 है या सब सेक्शन में जो चीज दी है, ठीक है। देखो ऊपर क्या रहेगा? सेक्शन रहेगा, बराबर। और इसके नीचे हो सकता जो भी कुछ चीज दी होंगी पर्टिकुलर, ये चीज समझ लो इसमें दी है। तो अब आपको क्या करना है? आपको देखना है कि ये जो सेक्शन है और ये जो सब सेक्शन या क्लॉज जो भी चीज दी है, इनमें कोई संबंध है क्या? अगर ये दोनों एक में पे डिपेंडेंट है, अगर अरे नो सर नहीं रे, रुको रे भाई नो। और यार भले बोलने नहीं दे, मैं तुम ही पढ़ा लो साला। हाँ ठीक है, अब सुनो, अगर सेक्शन के अंदर कोई चीज दी है और ये सेक्शन के अंदर की पूरी चीज समझने के लिए आपको नीचे दिए गए चीजों को साथ में पढ़ना है। सेक्शन के नीचे जो चीजें दी है, अगर दोनों एक में पे डिपेंडेंट है, अगर दोनों एक में पे डिपेंडेंट है तो उसको बोलोगे आप सब सेक्शन, उसको बोलोगे आप सब सेक्शन। सब सेक्शन वो होता है जिसके बिना सेक्शन अधूरा है। वाह 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 वाह, थैंक यू, ठीक है ना। हाँ, और क्या बोला? और एग्जाम्पल देता हूं, रुक जाओ। और क्लॉज वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं होता, इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये अलग भागते हैं। जैसे सेक्शन 10 है, ठीक है, उसमें पहला क्लॉज है क्या बोल के कि भैया एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है। एक 2A है, क्लास 2A, जो बोलता है कि भैया जो आपको शेयर मिलता है, शेयर फ्रॉम HUF या पार्टनरशिप फर्म, हाँ वाह वाह, ये भी एग्जम्प्ट है, ठीक है ना। देखो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या एग्रीकल्चरल इनकम का HUF और पार्टनरशिप में से जो आपको शेयर मिल रहा है मेंबर को, उसका कोई दोनों का लेना देना है क्या? भाई ये अलग चीज, ये दूसरी वाली अलग चीज, दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है आपस में। तो मेरे को बताओ, क्या मेरे को दोनों की क्यूमुलेटिव रीडिंग करना पड़ता सेक्शन 10(1) और 2A को समझने के लिए? नहीं, 10(1) अलग है, 10(2) अलग है, बराबर। इसका मतलब क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक में से, 1 और 2 एक में से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? कि ये क्लॉज है, इसको बोलते हैं क्लॉज, इसको बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। अब अभी तक आपने इतना तो लॉ पढ़ लिया होगा कि आपको यह पता होगा कि हर एक्ट के अंदर जो डेफिनेशंस होती है वो कौन से सेक्शन में दी जाती है? सेक्शन 2 में, बराबर। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी जाती है ना, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3,
24, 254, हाँ बहुत सारे जाते, बराबर। तो मेरे को बताइए क्या ये डेफिनेशंस एक में एक से रिलेटेड रहती है? नहीं, इंडिपेंडेंट होती है भाई। ये डेफिनेशंस एक में एक से इंडिपेंडेंट होती है। हाँ, ये 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 3, 4, 5, 54, समझ रहे हो? ये 54 क्या 100 तक हो सकते हैं, 200 तक हो सकते हैं, उसका कुछ नहीं करना। कंसेप्ट समझ रहे हो क्या? तो अब आते हैं अपन वापस अपने टेक्स्ट पे। एक्ट के अंदर सबसेक्शन हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, सब क्लॉजेस हो सकते हैं। अच्छा देखो सुनो, अभी सबसे ज्यादा वक्त जो लगता है वो लगता है चैप्टर 1 को। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता। ये वो बेसिक है जो जितना मैं आपको दूंगा ना उतना आप समझोगे, ठीक है? तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर बेसिक पक्का नहीं है तो आगे की बातें सब ऊपर से आएंगी, थर्ड फ्लोर से, ठीक है ना? क्लॉज क्या होता है? तो बोलते हैं व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड विथ अदर, सच पार्ट्स आर कॉल्ड अ क्लॉज। एक सेक्शन के दो पार्ट्स अगर इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक में से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्लॉज, ठीक है? सब सेक्शन मतलब सेक्शन के ऐसे दो पार्ट्स, हाँ, जो एक मेक से डिपेंडेंट है और दोनों एक मेक के बिना अधूरे हैं। मतलब सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। अगर सब सेक्शन 2 नहीं पढ़ोगे तो सब सेक्शन 1 का कोई मीनिंग नहीं आएगा। दोनों एक मेक से जुड़े हैं तो उनको बोलेंगे, हाँ बराबर। जैसे आप और हम है तो आप है तो हम है, बराबर ना? बराबर, सब सेक्शन से। जैसे एग्जाम्पल दिया है, क्लॉज 1A सेक्शन 2 का एग्रीकल्चरल इनकम बताता है और क्लॉज 1B अमालगमेशन की डेफिनेशन बताता है, बराबर? हाँ जी, रुक जाओ, ठीक है? सेक्शन 5 जिसमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम आगे आता है, उसके दो सब सेक्शंस है। एक है सबसेक्शन सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 जो आपको टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट के बारे में बताता है, और दूसरा है नॉन रेसिडेंट। जैसे स्कोप ऑफ टोटल इनकम में 5(1) है, 5(2) है, यह आपको रेसिडेंट के बारे में बताता है, यह आपको नॉन रेसिडेंट के बारे में बताता है। अब मेरे को बताओ, अगर आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम समझना है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये सेक्शन 5 में दिया है, ये अपन चौथे दिन पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट भी समझना पड़ता, नॉन रेसिडेंट भी समझना पड़ता, तब जाके आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम समझ पाते। आपको रेसिडेंट का पता है, आपको नॉन रेसिडेंट का ही पता ही नहीं है, तो ये सेक्शन अधूरा है। समझ रहे हो? तो ये सब सेक्शन होते हैं। अब ये रिलेटेड है क्या रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि दोनों की कंबाइंड स्टडी ही आपको सेक्शन के बारे में एक्चुअल में पूरी चीज बताती है। Am I clear? ये एग्जांपल्स दिए। अब यहां पे एक पीसी नोट है। ये पीसी नोट्स वो होती है जो चीज हम अपने लिए अलग से लिखते हैं। ईच सबसेक्शन इज रिलेटेड विद द अदर। हर सबसेक्शन दूसरे सेक्शन से इस तरीके से रिलेट होता है, इन अ सेंस दैट ओनली व्हेन वन रीड्स देम ऑल, ओनली व्हेन वन रीड्स देम ऑल, मतलब जब कोई इंसान सारे के सारे सबसेक्शंस पढ़ लेता है तब उसको टोटल आइडिया, कंप्लीट आइडिया आती है स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। आपने रेसिडेंट का स्कोप ऑफ टोटल इनकम देख लिया, बट नॉन रेसिडेंट का आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने सबसेक्शन 1 पढ़ा, सबसेक्शन 2 नहीं। तो आपको जो सेक्शन है जैसे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसकी पूरी आइडिया, कंप्लीट आइडिया नहीं आएंगे, बराबर? क्लॉज में क्या रहता? क्लॉज में जो पढ़ा वो समझा, क्लॉज 2 पढ़ा, क्लॉज 1A पढ़ा सेक्शन 2 का, तो एग्रीकल्चरल इनकम समझा। 1B नहीं पढ़ा तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं समझेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। 1B नहीं पढ़ा तो अमालगमेशन का डेफिनेशन नहीं समझेगा, क्योंकि दोनों एक में से इंडिपेंडेंट है।
किसी बच्ची का पूछना है सर आपकी पुणे में फेस टू फेस क्लासेस है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम पुणे। बेटा फेस टू फेस क्लासेस पुणे में है तो सही, बट अभी अलाउड नहीं है वो पुणे के अंदर। जब नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ तो पुणे में फेस टू फेस क्लासेस होंगी, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में बोला है सेक्शन के अंदर प्रोविजो हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हो सकता है। सेक्शन के अंदर प्रोविजो हो सकता है, प्रोविजो हो सकता है और एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। देखो अगर कोई प्रोविजन दी है सेक्शन के अंदर, जो चीज लिखी है ना वो चीज का कुछ एक्सेप्शन देना है आपको, ठीक है ना। प्रोविजन के अंदर लिखा है, एक सेक्शन है उसके अंदर लिखा है सब बच्चे गधे हैं, प्रोविजो टू। अब आपको लिखना है कि कोई एक बच्चा अच्छा है। कौन अच्छा है भैया? मैं। नहीं, ये जो मैं बोलने वाले अच्छे नहीं है, मैं बोलने वाले बकरी होते, ठीक है ना। तो अब मेरे को बोलना है चलो चेष्टा बाहेती ये अच्छी है, तो हाँ आप ये ना, हाँ हाँ बराबर, तो समझ गया था बेटा मैं। चेष्टा बाहेती जो है मेरे को लिखना है कि भैया ऑल बच्चे आर गधे एक्सेप्ट, तो मैं वहां पे एक्सेप्ट नहीं लिखूंगा, ये मैं इंग्लिश थोड़ी लिख रहा प्लेन वाली, तो वहां मेरे को प्रोविजो बोल के डालना पड़ेगा। प्रोविजो क्या है? प्रोविजो वो चीज है जो प्रोविजन के बारे में एक्सेप्शन देता है। इट गिव्स द एक्सेप्शन टू द प्रोविजन कंटेंट इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन। और एक्सप्लेनेशन देना है तो सेक्शन में लिखा है कुछ, सेक्शन में कुछ लिखा है, लोगों को कुछ भी नहीं समझ में, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, लोग बोमल रहे, फिर मेरे को उसमें ऐड करना पड़ता। मेरे को क्या करना पड़ता? देखो जब लॉ मेकर रहता ना, तो लॉ मेकर तो सेक्शन लिख डालता है स्टार्टिंग में, वो सेक्शन लिख देते हैं। अब फिर लोग क्या करते मालूम है? उनको क्वेरीज पूछना चालू कर देते, डाउट्स पूछते, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या, टिंग 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 टिंग। फिर लॉ मेकर हो जाते परेशान, सबको थोड़ी जवाब दे सकते। तो नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट में वो क्या करते? एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करते। क्या करते वो? एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करते। और ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू वो लोगों के जो डाउट्स थे उनको क्लैरिफाई करते। सर मतलब हम लोग बोल सकते हैं वर्ड्स में कर लिखना? ना ना ना, इजी वर्ड्स में लिखना नहीं भाई। इजी वर्ड में लिखना तो हमारे जैसे लोग करते हैं, एक्ट को लिखना। हम एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करते क्या? नहीं। देखो जब आप लॉ को देखते हो ना, तो लॉ है ना एक बहुत ही पथेटिक लैंग्वेज में होता है, मतलब उसको नॉर्मल पर्सन को समझना बहुत दिक्कत होती है। इनफैक्ट प्रोफेशनल्स को भी उसको समझना बहुत दिक्कत होती है। तो क्योंकि उससे है ना जो इंटरप्रिटेशंस है, जो वो प्रोविजन के हम समझ रहे हैं, वो बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, वो प्रोविजन को, वो सेक्शन की जो प्रोविजंस है उसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करती है। एक्सप्लेनेशन अपन देखने वाले हैं बरा, आप टेंशन मत लो, इसमें से कुछ भी हवा में नहीं है। मैं दिखाऊंगा कि ये प्रोविजो है, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ जी, मतलब एक्सप्लेनेशन का मतलब जो सेक्शन में लिखा है उसी को अच्छे से बताना है। नहीं रे, अब मतलब ये थोड़ी है कि भैया हिंदी इंग्लिश में लिखा है और मैं उसको इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं बोलते, ठीक है ना। अब एक्चुअली अभी ये क्या, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ना, मैं भी तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं बोलते नालायको। सेक्शन रहता, सेक्शन को एक्सप्लेन, कुछ चीजें रहती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। देखो अभी है ना, मैं आपको बता देता था, बट अभी आप समझ नहीं पाओगे, उसके लिए पहले एक सेक्शन पूरा पढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन बतानी पड़ेगी। रेसिडेंशियल स्टेटस जो दूसरा चैप्टर है ना, उसमें आपको बता दूंगा एक्सप्लेनेशन क्या रहता है। अभी के लिए ये समझो सिर्फ कि एक्सप्लेनेशन प्रोविजन से रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। एक्सप्लेनेशन क्या देता है? वो क्लैरिफिकेशन देता है काय को, किसी प्रोविजन सब सेक्शन के अंदर जो प्रोविजन है उसको। क्लियर है क्या? हाँ। अरे सुनो, ये प्रोविजो में आपको बहुत सारे दिखाने वाला हूं, ये एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारी दिखाने वाला हूं, आप उसका टेंशन मत लो। ये एक्चुअल में आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना बे, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6,
एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 5, Yes, sir. ठीक है। तो ये बस प्रोविजो क्या रहता, जो सेक्शन को एक्सेप्शन देता, एक्सप्लेनेशन क्या रहती, जो सेक्शन के बारे में क्लैरिफिकेशन बताती। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। फिर लास्ट डायलॉग क्या लिखा है, द एक्ट सिंस इट इज अ रेवेन्यू बेस्ड एक्ट, रेवेन्यू बेस्ड मतलब पैसा कलेक्ट करने का, अंडरगोज चेंजेस एवरी ईयर विद एडिशन एंड डिलीशन ब्रॉट बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। सिंस ये एक्ट रेवेन्यू बेस्ड है, अब ऐसा नहीं है ना कि 1960 में जो कंडीशन थी वही आज 2020 में चलाओ, नहीं, तो इसके लिए हम इसको हर साल अमेंडमेंट लाते हैं, और ये अमेंडमेंट आती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू। ठीक है। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था। बिल को एक्ट कैसे बनती है, कैसे बनती है बिल एक्ट, फाइनेंस मिनिस्टर 1 अप्रैल को फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करता है, फाइनेंस मिनिस्टर 1 डे ऑफ फरवरी को, फिर वो लोकसभा में जाता है अप्रूवल के लिए, फिर राज्यसभा में जाता है, और जब प्रेसिडेंट कंसेंट देता है तो फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बनता है। बराबर? तो देखो क्या लिखा है, आप एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस द फाइनेंस बिल इन पार्लियामेंट बजट सेशन। पार्ट ए जो रहता है वो प्रपोज्ड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन फिस्कल एरियाज बताता है, पार्ट बी आपको डिटेल्ड टैक्स प्रपोजल बताता है, ये अपने काम है। ठीक है ना। फिर ये लिखा होगा यहाँ पे, when the finance bill is passed by both the houses of the parliament and gets the assent of the president, it becomes finance act which is incorporated in the income tax act. Amendments are made every year to the act and other tax laws by finance act. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फाइनेंस एक्ट में सिर्फ इनकम टैक्स की अमेंडमेंट आती है, नहीं, उसमें जीएसटी की भी अमेंडमेंट्स आती है। ठीक है ना। हाँ, अपने को इनकम, हाँ ठीक है। हाँ, ये जो फाइनेंस एक्ट होता है इसका फर्स्ट शेड्यूल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। कुछ भी मत पढ़ना, ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, क्या कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे, यहां कुछ लिखा ही नहीं था, तुम्हारे इसमें था नहीं, सर तुमने दिया क्यों? नेक्स्ट सवाल बच्चों का, जब तुमको क्लास में ऐसे करवाना रहता तो तुम देते क्यों? क्योंकि ये जो किताब आप पढ़ने वाले हो ना, ये किताब जो आप पढ़ने वाले हो ना, ये सेल्फ स्टडी के लिए बच्चे भी यूज करते हैं, और वो नलायक क्या करते मालूम है, फिर मॉड्यूल खोलते, अपनी किताब खोलते, हाँ, और फिर अपने को बोलते सर मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे ये लिखा है, तुमने क्यों नहीं लिखा? भाई आंग पे चढ़ जाते, और फिर उनको समझाना बेटा वो काम का नहीं है। सर क्यों काम का नहीं है? मॉड्यूल में दिया है, मॉड्यूल वाले पागल है क्या? अरे मॉड्यूल में एग्जाम पर्पस के लिए दिया है, पूछ तो आता क्या? नहीं आता, बट नहीं नहीं ले भाई ले, डाल दिया, फिर मैं क्लास में कटवा देता, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी वाले को नहीं बोल सकता ना तू ये एडिशनल पढ़ ले मॉड्यूल से, वो मेरी किताब नहीं खरीदेगा। कुल मिला के एक तो ही होगा। क्या बोला? अपना जो मॉड्यूल है सर, ये कुल मिला के ये इनकम टैक्स से एक तो ही। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं रे, अलग अलग है, नहीं, अलग अलग है। अरे नहीं 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 नहीं, वो बच्चों वो ये नहीं पूछ रहा कि वो सीए का, सीएस का, सीएमए का एक है क्या, वो ये पूछ रहा कि सर ये जो मॉड्यूल है अपना, ये पूरी की पूरी इनकम टैक्स एक्ट छपी है क्या? नहीं सर, इसको इनकम टैक्स एक्ट नहीं बोलते, ये जो आपकी मॉड्यूल है ना, इसके अंदर एक्ट भी दिया है, एक्ट के कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस दिए हैं, ये लिख देता हूं, चलो अच्छा हो गया। सिलेक्टेड सेक्शंस जो उनको सिलेबस में डालना था वो दिए हैं, फिर उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, फिर उन्होंने कुछ नोटिफिकेशंस दिए हैं, कुछ उन्होंने सर्कुलर्स दिए हैं, उनको कुछ लगा कि ये केस लॉ देने चाहिए तो उन्होंने ये केस लॉज भी दिए हैं, प्लस CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है, उस पे है ना FAQs आते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वो FAQs को यूज करके उस पे से क्वेश्चंस बना के भी दिए हुए हैं। और अगर ये चीज आपको पता है कि क्वेश्चंस कहां से बनाए हुए हैं इंस्टीट्यूट ने, ये CBDT के वेबसाइट से, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये अथॉरिटी है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर्स को संभालती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ
डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ आई बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स और C बोले तो कस्टम्स। अब ये पहले क्या हुआ करता था, CB, अच्छा ये आने के पहले ये हुआ करता था CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अभी वो खट चुका है, अब CBIC आ चुका है। अभी सुनो, तो ये CBDT के जो वेबसाइट रहती उस पे से जो FAQs रहते उस पे से बनाते हैं क्वेश्चन। कौन, चाहे CA वाले हो, चाहे CS वाले हो, चाहे CMA के इंस्टीट्यूट हो, बनाते हैं। और इसीलिए आप देखना कि CS के मॉड्यूल, CMA और CA की जो मॉड्यूल है, ये तीनों में कुछ क्वेश्चंस एक सेम होते हैं। सेम क्यों होते हैं? क्योंकि तीनों यही से उठाते हैं भाई, साइट से उठाते हैं। अब मैं झूठ तो नहीं बोलता, आप जाके चेक कर लेना किसी दिन, या मैं आपको बता दूंगा। अब सर हम थोड़ी तीन पढ़ेंगे, तो मेरे पे भरोसा कर लो कि सेम रहते, मैं बता दूंगा किसी, ठीक है ना। अब ये हो गया, ये फाइनेंस एक्ट क्या रहता, कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई नहीं पूछने वाला आपको भाई, ये पूरा का पूरा पढ़ना ही नहीं है अभी। अब सर इसमें से जो जो चीजें, इतनी सारी चीजें दी हुई है, ये पूरी पढ़नी है क्या? कुछ भी नहीं पढ़ना, ये आपको चार्ट बुक के अंदर दिया हुआ रहेगा। एक पेज का चार्ट बुक है, उसके अंदर ये पहले 3 पेज पूरे कवर्ड है, अभी मत पढ़ना उसको, MCQs के लिए। फिर तीसरा होता है सर इनकम टैक्स रूल्स। ये रूल्स बनाता है, कौन बनाता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CBDT इज लुक्ड बाय, सॉरी, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस इज लुक्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, ठीक है ना। अब CBDT रूल्स बनाता है काहे के लिए? ताकि एक्ट को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट कर पाए। ये डायलॉग याद रखना, CBDT is empowered to make rules for proper administration of the act। एक्ट को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने के लिए, ताकि बराबर से चल पाए। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 32 है बेटा। सेक्शन 32 बोलता कि आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्या बोलता? सेक्शन 32 आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अरे हो गया, सेक्शन 32 बोलता डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्या रेट से मिलेगा ये बताना भूल गया, वो लिखा ही नहीं है क्या रेट से मिलेगा। अब आपने क्या करना, अपने अपने हिसाब से रेट लगा लेना। जाओ सब अपने अपने पप्पा को पूछो, पप्पा डेप्रिसिएशन क्या रेट से लूं, और लगा दो। ऐसे चलेगा क्या? नहीं। फिर ऐसा रहा तो मैं प्लांट पे 15% लूंगा और एक आंधा 50% लेगा। तो ये जो रेट्स है ये रूल्स में दिए हैं। रूल 5 बताता है आपको कि कौन से रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये है। अब बताओ, एक्ट के अंदर लिखा डेप्रिसिएशन मिलेगा, अगर रूल 5 आता ही नहीं था तो ये एक्ट बराबर से लगती थी क्या? नहीं। तो ये जो रूल्स है वो CBDT बनाता है, काहे के लिए? एक्ट को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने के। जैसे यहां पे एग्जांपल लिखा है, सेक्शन 32 स्टेट्स दैट डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन। डिडक्शन, ये डिडक्शन क्या होता है ये आपको कल बताऊं। बट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर गिवन बाय रूल 5। रेट्स कहां दिए? रूल 5 में दिए। तो रूल्स काय के लिए बनते हैं? तोड़ने के लिए। अच्छा बेटा, रूल्स बनते हैं सर तोड़ने के लिए। बराबर बेटा, बराबर है, वो तो अपने जिंदगी में होता है। अभी बताओ मेरे को कि रूल्स काय के लिए बनते हैं? रूल्स बनते हैं एक्ट को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने के लिए। रूल्स बनाता कौन है? सरकार नहीं भैया, रूल्स CBDT बनाता है। हाँ, एक आधा बोलता सर हमारे रूल्स तो हम बनाते हैं, है ना। जो नालायक ने बोला तोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। तो सर रूल्स कौन बनाता है भैया? CBDT बनाता है। और काय के लिए बनते हैं रूल्स? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक्ट को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने के लिए बनते हैं, ठीक है। अब नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशंस आते हैं, ये होमवर्क होता है,
और सर्क्यूलर्स डाउट्स होते हैं। अबे याद, अबे लिखो ना बे तुम। नोटिफिकेशन मतलब होमवर्क होता है। प्रिंट नहीं किया अभी। हाँ सर। क्या? हाँ सर। हाँ ठीक, ठीक है नलायको, प्रिंट करवा लो मेरी। देखो ये मेरा प्रिंटिंग को जा चुका है मटेरियल, ये जैसे ही प्रिंट होके आता है ना सबसे पहले आपको भेजता हूँ। तब तक जितनी पीडीएफ दिया ये कर लेना। चलो ठीक है, बाद में लिख लेना, ये लेक्चर अवेलेबल रहेगा एप्लीकेशन पे, तो बाद में कर लेना। नोटिफिकेशंस मतलब होमवर्क होता है। जैसे मान के चल लो अभी मैंने आपको कुछ बताया कि भैया आपको होमवर्क करना है, तो ये होमवर्क तो सबको करना पड़ता, बराबर ना? अरे बराबर कि नहीं? तो वैसे ही नोटिफिकेशंस होते। अगर नोटिफिकेशन आया तो ये नोटिफिकेशन सबके लिए एप्लीकेबल है, एसएससी के लिए भी एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, बराबर। और ये जो सर्कुलर्स होते हैं भाइयों और बहनों, दीज सर्कुलर्स आर लाइक डाउट सेशन। डाउट सेशन में जो बच्चा आता है, अब मान के चल लो एक कोई बच्ची है, क्या नाम था उसका, चेष्टा, ठीक है ना? चेष्टा ने कोई क्वेरी पूछा, मतलब वो कंसेप्ट के अंदर चेष्टा को डाउट था, बराबर। तो उसके बारे में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो प्रॉपरली सुनने की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ चेष्टा की। क्यों? क्योंकि उसने डाउट पूछा था। हाँ सर। रूल तोड़ने वाला बोलेगा मेरे को क्या करना, मैं क्यों सुनूं, मैं तो रूल तोड़ूंगा। समझ रहे हो बात को? तो अब मतलब नोटिफिकेशंस सब पे बाइंडिंग होते हैं। होमवर्क करने बोला तो सबको करके आना पड़ेगा। ये लिखा है नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन। अरे बाप रे, बहुत मोटा हो गया मेरे जैसा। भाई लॉकडाउन में मैंने 18 किलो वजन गेन कर लिया। और सर्कुलर्स सिर्फ डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, एसएससी पे नहीं। ये समझाता हूं मैं आपको, आप टेंशन मत लो। 1 मिनट बेटा, ये गेट जिसने खोला वो बंद कर देना, एसी चल रहा है। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता। नोटिफिकेशंस कौन इशू करता? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके पहले क्या था अपना? रूल्स कौन इशू, रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी। आईडीटी नहीं रे नलायक, सीबीडीटी रूल्स बनाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, काय के लिए? टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, किसी एक्ट के प्रोविजन को। अब बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट रूल्स बनाता है या अमेंड करता है बाय इशूइंग नोटिफिकेशंस। आप सुनते हो ना कि इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आया, वो नोटिफिकेशन काय के लिए होता है? उनको कुछ नया लाना है, वो नोटिफाई करने के लिए, जस्ट टू नोटिफाई यू। तो ये नोटिफिकेशन सब पे बाइंडिंग होता है। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि भैया ड्यू डेट बढ़ गई है, गवर्नमेंट को ड्यू डेट बढ़ाना है। गवर्नमेंट को क्या करना है? रिटर्न भरने की ड्यू डेट 1 महीने से बढ़ाना है। गवर्नमेंट क्या करेगा? रूल्स बनाएगा क्या इसके लिए? नहीं, अबे रूल्स नहीं बनाएगा, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगा। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगा। नोटिफिकेशन कौन इशू करता? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रूल बना ही नहीं सकता, गवर्नमेंट रूल बना ही नहीं सकता, रूल तो सीबीडीटी बनाएगा भैया। समझो बात को, गहराई देखो, गो इनसाइड डीप, वेरी डीप, वेरी डीप। और टैक्स इतना हसीन चीज है ना भाई, मैं आपको बताता हूं। टैक्स समुंदर छोड़ दे भाई, समुंदर दरिया वो सब है, पर टैक्स इतना हसीन है कि जितने बार आप पढ़ोगे ना, हर बार आपको नया समझ में आएगा, हर बार। और समझ में आएगा क्या, ये डाउट है, बट इन केस अगर आपको समझ में आता है तो हमेशा कुछ एडिशनल समझ में आएगा। मतलब मैं जितने बार पढ़ता हूं ना, मेरे को उसमें कुछ एक और एडिशनल नई चीज आती है ध्यान में, ठीक है। तो जितना पढ़ोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे। सर तुमने कितने बार पढ़ा होगा? कम से कम 100 बार।
अभी तक ये इनकम टैक्स मैं 100 बार पढ़ चुका हूं। वाह क्या हो गया अभी, मेरा भाई मेरा धंधा है ना, मेरा पेट चलता है उसके भरोसे। वजन बराबर है, वजन भी बढ़ता है, ठीक है। CBDT is also empowered to make and amend rules by issuing notification. They are binding on everyone. Notifications are binding on everyone. पहला सवाल, नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किस पे बाइंडिंग होते हैं? हर किसी पे, मतलब असेसी पे भी बाइंडिंग होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग होता है। असेसी पे भी बाइंडिंग होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग होता है, ठीक है। और ये जो सर्क्यूलर्स होते हैं ना, ये CBDT इशू करता है। जो सर्क्यूलर्स होते हैं ना बेटा, ये कौन इशू करता है सर? ये CBDT इशू करता है। अब बेसिकली सर्क्यूलर्स क्या होते हैं? देखो, अब कोई प्रोविजन बनाई हुई है, ठीक है ना, मतलब कोई सेक्शन है। अब ये सेक्शन में जो प्रोविजन लिखी हुई है, उसको नागपुर का ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर, बेटा एक मिनट, इसको नागपुर का इनकम टैक्स ऑफिसर, मुंबई का इनकम टैक्स ऑफिसर, हैदराबाद का इनकम टैक्स ऑफिसर और अपना कोची का इनकम टैक्स ऑफिसर, ये 4 लोग कौन है बेटा? 1 2 3 4, ये 4 लोग कौन है? एक, वाह 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 वाह, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, मैं जानता हूं ये इनकम टैक्स ऑफिसर है। ये ITO है, बराबर। ये इंसान है ना, ये इंसान है ना। हाँ, ये पुरुष है कि महापुरुष है वो तो देखना पड़ेगा, आप देख के आए होंगे तो पता है, ठीक है। अब ये लोग, क्या ये पॉसिबल है कि जो ये प्रोविजन बनी हुई है, इस प्रोविजन को ये 4 लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रीट करें? अरे ऑफिसर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ना। अब एक बात बताओ, मैं प्रणव चांडक, मेरा नागपुर में कोचिंग क्लास है, मेरा हैदराबाद में एक ब्रांच है, मेरा बंबई के अंदर एक ब्रांच है, मेरा कोची के अंदर एक ब्रांच है, और ये दोनों तो एक सेम स्टेट में आते हैं, ठीक है, बट ये 1 2 और 3 अलग अलग स्टेट में आते हैं। और बताइए मेरे को 3 लोग अलग अलग इसको इंटरप्रीट कर रहे हैं। अब मैं गया, मैं तो तुमको मालूम है अपने को टैक्स अच्छा आता, ये हैदराबाद का आदमी कुछ और बोलता और ये नागपुर का आदमी कुछ और बोलता। मैं गया, मैंने बोला ये बावला है क्या रे तू? हंसी आ गई मेरे को। मैंने बोला सर क्या ठस इंसान हो तुम कुछ और बोल रहे, हैदराबाद वाला आदमी कुछ और बोल रहा, कोची वाले को बोला तू तो ठस है पूरा, मर जा डूब के, बरोबर ना? पहाड़िया है वहां पे, कूद जा बोला उसको। तो बताओ असेसी क्या करेंगे? अब ये तो मैं समझदार इंसान हूं, बट नॉर्मल आदमी आपके जैसा जिसको टैक्स आता नहीं और उसको काम पड़ गया टैक्स भरने का, और डिपार्टमेंट ही क्लियर नहीं है ये बारे में कि ये प्रोविजन क्या होती है, एक कुछ और सोचता है, दूसरा कुछ और सोच रहा है, बराबर ना? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनो एक सेक्शन बने हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग जगहों के इनकम टैक्स ऑफिसर ये सेक्शंस को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते कि नहीं? कर सकते, बराबर। अब रहना कर सकते ना। अब मेरे को एक बात बताओ, असेसी क्या करेगा? जो आदमी टैक्स भर रहा है, जो कॉमन पीपल है, जो कॉमन मैन है, वो क्या सारा सोचेगा, अरे भैया तुम्हारे ऑफिसर ही एक चीज के बारे में क्लियर नहीं है, एक कुछ और बोलता, दूसरा कुछ और बोलता। फिर गवर्नमेंट आ गई टेंशन में, गवर्नमेंट CBDT को बोलता तुम्हारे ऑफिसर क्या कर रहे हैं, अभी तक बजा रहे क्या तालियां? तो बोले नहीं। फिर CBDT क्या करता? अपने ऑफिसर्स के गाइडेंस के लिए, CBDT क्या करता? अपने ऑफिसर्स के गाइडेंस के लिए सर्कुलर्स इशू करता है, जिसमें वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन या प्रोविजन के बारे में प्रॉपरली क्लैरिफिकेशन देता है। ये लिखा है, सर्कुलर्स आर इशूड बाय CBDT टू डील विथ सर्टन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स
and to clarify the doubts regarding the scope and meaning of the provision of the law. Circulars are issued for the guidance of income tax officers and or assessee. कभी कभी ऐसा हो सकता है लोग भी क्वेरीज पूछ रहे हैं तो उनके लिए भी हो, बट मोस्टली ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए होता है, ठीक है। अब सर्कुलर क्या होता है, जो किसी सेक्शन के स्कोप और मीनिंग के बारे में क्लैरिफिकेशन देता है, डाउट्स को क्लैरिफाई करता है, बराबर। ये एक्चुअल में इशू किसके लिए हुआ, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के गाइडेंस के लिए, बट असेसी चाहे तो वो भी तो अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकता ना। उसको ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि नहीं 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 ये हमने इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए है, अब इस पे आपको भी डाउट है क्या, आप अपने डाउट क्लैरिफाई मत कराओ, ऐसे बोलोगे क्या आप असेसी को? नहीं। हाँ, ये सर्कुलर जो है वो असेसी पे बाइंडिंग नहीं है। अरे मेरी आवाज मेरे को रिपीट आ रही है बेटा? किसी नालायक ने हेलो, अब ठीक है। हाँ, ये किसी नालायक ने स्पीकर चालू कर दिया होगा। हाँ, तो ये जो सर्कुलर्स है ये डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, असेसी पे नहीं होते। ये सर्कुलर्स किसके लिए आते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के गाइडेंस के लिए। तो ये बाइंडिंग किस पे होते हैं, इनको फॉलो करना कंपलसरी इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए होता है। असेसी अगर चाहे, असेसी मतलब वो आदमी जो टैक्स भर रहा है, वो आदमी अगर चाहे तो उसका फायदा ले सकता है, अगर वो उसके बेनिफिशियल है तो। क्या मैं क्लियर हूं? हाँ, सिक्स्थ वाला केस लॉ, उसको जुडिशियल डिसीजंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं केस लॉ का इंट्रोडक्शन ऐसा दिया हुआ है कि भैया एक बात बताओ, हर एक चीज पे सेक्शन बनाना पॉसिबल है क्या? अगर आप हर एक चीज पे सेक्शन बना भी लेते हो ना, तो भी लोग झगड़ा करने ही वाले हैं, क्योंकि लोग झगड़ालू है ना। तो झगड़ा तो होने ही वाला है भैया, हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं साला। और ये क्यों करते हैं, ये सीए लोग करते हैं, इनको आदत होती है, कुछ भी अच्छा बना उसमें काड़ा करेंगे, उसमें लॉ में लूप होल्स निकालेंगे, टैक्स प्लानिंग करेंगे। गवर्नमेंट को समझ में आता, गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर क्या करती, अमेंडमेंट लेके आती, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसी काड़ियां रहती जो सेक्शन में लिखी नहीं है, जो सेक्शन में लिखी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर एक पहलू को नजर में रख के, हर एक चीज को कवर करते, हर एक पॉसिबल इश्यूज को ध्यान में रख के लॉ नहीं बना सकते। हर एक इशू आप कवर नहीं कर सकते अपने एक्ट के अंदर। तो जब ऐसे कोई इशू जिस पे लॉ नहीं बने हुआ है या जो प्रोविजंस में कंटेंट नहीं है, जब ये इश्यूज सामने आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। और झगड़ा हुआ तो हम झगड़ा होने सॉल्व करने के लिए किसके पास जाएंगे, कोर्ट के पास, समझ रहे हो। और कोर्ट उस पर डिसीजन देगा, और कोर्ट जो डिसीजन देगा वो बन जाएगा जुडिशियल डिसीजन। और जिन लोगों का नाम है, दो लोगों का, उनका नाम बन जाएगा केस लॉ का नाम। जैसे प्रणव चांडक वर्सेस सीआईटी नागपुर। सीआईटी ले लो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कुछ और मत समझना, ठीक है। तो अब ये जो कोर्ट में हम जा रहे हैं, ये भी अलग अलग कोर्ट हो सकता कोई हाई कोर्ट हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हो। तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। तो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं वो लॉ बन जाते हैं, और सारे छोटे कोर्ट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, एपीलेट ट्रिब्यूनल्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे भी एप्लीकेबल होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक लॉ फॉर ऑल द पॉसिबल इश्यूज दैट में अराइज। बराबर है, हर चीज जो नहीं आ सकती उस पे लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है। हेंस एनी न्यू पॉइंट, कोई भी न्यू पॉइंट जो अराइज होता है जिस पे लॉ नहीं बना है, ये कोर्ट में सुना जाएगा और इस पे डिसीजन कोर्ट देगा जो कि लॉ बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब लॉ बन जाते हैं और सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं। एपीलेट ट्रिब्यूनल पे भी बाइंडिंग होते हैं।
एपिलेट ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है सर? इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, ITAT बोलते हैं उसको, ये पढ़ेंगे हम आगे चल के। इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे भी बाइंडिंग होता है और असेसीज पे भी बाइंडिंग होता है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और बहुत सारे होते हैं, ACDC वगैरह वगैरह, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो असेसी पे बाइंडिंग होते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे होते हैं जो उसके जुरिडिक्शन में आते हैं, अनलेस इट इज ओवररूल्ड बाय हायर अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बाइंड अदर हाई कोर्ट। अच्छा मेरे को बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, बराबर। हाई कोर्ट कहाँ का हाई कोर्ट? मुंबई का हाई कोर्ट। मुंबई के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया हुआ है, क्या ये डिसीजन पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? सब पे बाइंडिंग है क्या? नहीं सर, हाई कोर्ट ने कुछ बोला है, ये हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। ये हाई कोर्ट कहाँ का है? मुंबई का, मतलब महाराष्ट्र का। तो ये जो महाराष्ट्र का ये जो डिसीजन है ना, ये महाराष्ट्र के सारे कोर्ट्स पे, छोटे वाले कोर्ट्स पे एप्लीकेबल। एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन पे बाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे, ठीक है। अच्छा समझ लो, मेरे पापा की जो बातें हैं वो मेरे पे बाइंडिंग है, मेरे को सुनना पड़ता, ठीक है। मेरे छोटी भाई की बातें मैं नहीं सुनूंगा, बड़ा मैं हूं ना, मेरे को छोटी बहन है। अब देखो, जो दो लोग सेम अथॉरिटी पे है उनके डिसीजंस एक में एक पे एप्लीकेबल नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है तो इसके डिसीजन लॉ बन जाते हैं, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट को ये लॉ को बदलना है तो गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर इसमें अमेंडमेंट लाता है। क्या लाता है? अमेंडमेंट, ठीक है, बस यही है। और उसके बाद में दिया है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। दीज रूल्स आर नॉट स्टैटिक एंड कीप ऑन इवॉल्विंग। मतलब क्या लिखा है? ये जो रूल्स है ये स्टैटिक नहीं होते, ये फिक्स नहीं होते, ये इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे नई नई चीजें आती है वैसे ये रूल्स बनाते रहते हैं, ठीक है ना। पीसी नोट क्या बोलते हैं? इन सम केसेस मोर देन वन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मे अपीयर टू बी एप्लीकेबल इन द गिवन सिचुएशन। इन सच केस कोर्ट्स डिसाइड द मोस्ट एप्रोप्रिएट रूल कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ द केस। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को लगता है 3-4 रूल लगते हैं, फिर कौन सा रूल लगाना, तो बोले कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के पास जाओ। और ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कौन से? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे रूल्स है। वो रूल्स अभी नहीं पढ़ाने वाला हूं, जब मेरे को जो रिक्वायर्ड लगेगा मैं वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने तब आपको एग्जांपल दिया, सेक्शन 30 और 70 कुछ और बोलता है, तो किसका मानना? पहले तो आप देखो कि दोनों रूल नहीं, पहले देखो दोनों रूल को हम सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं क्या। मतलब ऐसा करो कि दोनों में से किसी को बुरा ना लगे, दोनों की बात रह जाए। अगर ये पॉसिबल है तो ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या, लेटर द बेटर, मतलब 70 वाला जीत जाएगा। जो बाद में बना है वो जीतेगा भैया, क्योंकि वो अपडेटेड आउट लास्ट वाला है, ठीक है। ओके, यहां अपना आज का सेशन संपाते हैं, अपन रोकते हैं आज के लिए। कितना पड़ा है? बाप रे, देखो भैया, अबे ये 2.5 पेज पढ़ा है मैंने, 2.5 पेज। तो सर ये 2.5 पेज पढ़ाया और 2-2.5 घंटे पढ़ा दिए और 2.5 पेज पढ़ाए, तो मेरे को सर बताओ 300 पेज के लिए 300 घंटे लगेंगे? नहीं, ये कैसा है? चैप्टर 1 को वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि यहां आपके दिमाग, देखो आपको टैक्स के बारे में पहले कुछ नहीं पता, ठीक है। अब कितने बच्चे ज्वाइन हुए थे तब? 55 बच्चे थे, अभी बच्चे हैं 35। अब ये 35 में से जो 50 बच्चे हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये बैच के लिए, बैच शुरू होने के पहले मेरे पास रजिस्टर्ड थे इसके लिए 68 स्टूडेंट्स, 68 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। अब 35 बच्चे हैं, बचे हुए 33 बच्चे जिन्होंने पैसे दे दिए। वो नलायकों में पेशेंस नहीं था, उन्होंने बीच में से छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि भैया अपन इसको बाद में देख लेंगे यार, जब रिकॉर्डेड आएगा ना तब देख लेंगे। अब लाइव में जो फील आता है ना, वो फील रिकॉर्डेड में नहीं आता। तो जो 35 बच्चे बैठे हैं उनके पेशेंस लेवल को एकदम सलाम,
और ऐसा ही बनाए रखे। बस 2 महीने की बात है भैया, मैं पूरे 2 महीने के अंदर मैं आपको बोलता, मैं आपको इतनी ऐसी सारी बातें बताऊंगा जो आपके मॉड्यूल में नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको मिनिमम ड्यूरेशन, जो सबसे कम से कम ड्यूरेशन लगता ना आपको टैक्स पढ़ाने के लिए, पूरा उतने वक्त में टैक्स खत्म कर दूंगा। आप सोच रहे सर क्या बात कर रहे हैं, 3 घंटे के अंदर आपने 3 पेज पढ़ाए और आप बोल रहे हैं मैं मिनिमम ड्यूरेशन में टैक्स कंप्लीट कर देता हूं। मैंने पिछला जो मेरा बैच था वो 82 आवर्स के अंदर खत्म हुआ था इनकम टैक्स का, और इस बार मैं ये मान के चल रहा हूं कि 90 घंटे के अंदर पूरे क्वेश्चंस करवा दूंगा। 38 क्वेश्चंस नए ऐड किए पिछले एडिशन से ये एडिशन में नए 38 क्वेश्चंस बुक में ऐड किए, वो 38 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। 700 क्वेश्चंस आपके क्लास में सॉल्व होंगे, 700 क्वेश्चंस। और वो भी ऐसे नहीं कि भैया ये देखो ये सॉल्यूशन है, बड़ा बड़ा पढ़ लिया, यहां से ये आया। मैं आपको वक्त दूंगा, वक्त देने के बाद में आप उसको सॉल्व करोगे खुद से। हाँ, आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं तब तक रुकूंगा, ऐसा देखूंगा आपको सिर्फ, ठीक है ना। और फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे बाकायदा, एकदम प्रॉपर इज्जत से। सिर्फ 2 महीने की बात है, 2 महीने में पूरा आपका DT IDT खत्म हो जाएगा, डन। सैटरडे संडे के दिन सिर्फ छुट्टी रहेंगी, सैटरडे कोई सैटरडे वैटरडे दिखता नहीं मेरे को, ठीक है ना। मेरी बीवी बहुत समझदार है, वो मेरे को क्लास लेने देती है, ठीक है ना। जिनकी शादी हो गई वो सर बोलते नहीं, बीवी नहीं बोलती सैटरडे संडे। मेरी बीवी बहुत समझदार है ना, ठीक है। तो अपनी सैटरडे भी क्लास होंगी एकदम शिद्दत से, और संडे को टेस्ट होगा। बोलो सुन रहा हूं। वो जिसका जो है सब बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी तो पहला दिन है भाई, रुकना, पहला प्यार है। हाँ सर हम लोग के टर्म के जो पहली 21 की, सर हम लोग के टर्म के लिए कितना मेहनत तक अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहता है, मतलब जितनी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है वो सारी की सारी आपको दी जाएंगी बुक के अंदर। देखो आप निश्चिंत हो जाओ, एकदम ऐसा सर लगा के, मोबाइल को लगा के या लैपटॉप को लगा के देखो जितना मैं बोलता, बस ठीक है। तकिया नीचे लगा लेना, सर लग जाएगा नहीं तो। थैंक यू, आज के लिए रुकते हैं। और जिन नालायकों ने प्रिंट आउट नहीं लिया था उनसे निवेदन है कि जब तक आपकी बुक्स नहीं आती तब तक टेलीग्राम चैनल प्रणव चांडक एकेडमी का ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर सारी की सारी लिंक्स है। वो लिंक, मीटिंग कोड, पासवर्ड दोनों सेम रहेगा कल के लिए 19 तक। 19 के बाद में PC ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो नोट्स है वो नोट्स आपको वहां से ले लेने का है। कहां से? टेलीग्राम चैनल से। मैं रोज डालते रहूंगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर SRC ग्रुप में आपने भेजा है कुछ नोट्स का, तो वही नोट्स? हाँ जी, वही 13 पेजेस का जो गूगल ड्राइव नोट्स भेजा है वो, ठीक है। हाँ जी। अब कोई पूछ रहा है सर क्लास ऐप पर होगी तो लैपटॉप में कैसे चलेंगी? लैपटॉप के लिए videolectures.pranavchandak.com उस पे चल जाएंगी। और अगर कोई क्लास मिस हुई है तो जो वीडियो लेक्चर आपका जो ऐप के कोर्स में आपको रजिस्टर करवाया जाएगा उसी कोर्स में आपको मिल जाएगा। जैसे ये आज का जो लेक्चर है ये कल मॉर्निंग तक आपको दोनों के दोनों लेक्चर्स एप्लीकेशन में दिख जाएंगे, ठीक है। पहले 5 दिन के, मतलब जो 10 लेक्चर है, ब्रेक के पहले का एक, ब्रेक के बाद का एक, ये 10 लेक्चर्स आपको फ्री में वहां पे अवेलेबल रहेंगे कोर्स में, अनलॉक्ड। उसके बाद वाले लॉक रहेंगे, वो आपको परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अबे जिसको चाहिए उसकी बात कर रहा हूं रे मैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, कॉल मत करिए, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद मंडल, आप ले आभारी आए, आप आए, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, शुक्रिया। मजा आ गया क्या?